आइए सर कंटिन्यू करते हैं हमारा चैप्टर यूनिट नंबर 4 जो चल रहा था मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स। इसमें अभी तक हमने 2 लेक्चर में क्रेडिट पॉलिसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस देखे। क्वेश्चन नंबर 19 से 22 तक 4 क्वेश्चन है जो कि फैक्टरिंग पे बेस्ड है। इसमें से 3 क्वेश्चन हम करेंगे और एक आखिरी वाला मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, और मैं आने वाले टाइम में और भी क्वेश्चंस इसमें ऐड करूंगा जो ऑलमोस्ट सेम रहेंगे, मतलब उसमें ज़्यादा वैरायटी नहीं रहेगी, तो आपके प्रैक्टिस के लिए अच्छा रहेगा। और अगर कोई क्वेश्चन वैरायटी वाला रहा तो मैं आपको उसका वीडियो ज़रूर अवेलेबल करवा के दूंगा। फिलहाल के लिए 4 क्वेश्चन। अ फैक्टरिंग फर्म हैज़ क्रेडिट सेल्स ऑफ 360 lakhs एंड इट्स एवरेज कलेक्शन पीरियड इज 30 days। अच्छा, फैक्टरिंग फर्म छोड़ दो, आप उसको ना, अच्छा यार ये 2 मिनट रुक जाओ बस, आप अपनी बुक में पढ़ो, मैं अपनी बुक में पढ़ता हूँ। तब तक हम क्या करते हैं सर, इसको थोड़ा सा चार्ज कर लेते हैं पेंसिल को। ध्यान देंगे, एक फर्म है जो साल भर का 360 लाख रुपए का माल बेचती है और उसका एवरेज कलेक्शन पीरियड है 30 डेज का। अब अगर आप कैलकुलेशन लगा के देखोगे तो रिसीवेबल्स आपको यहां पे पता चल जाएंगे। कैसे? रिसीवेबल्स इज इक्वल टू जो सेल्स है डिवाइडेड बाय डेटर टर्नओवर रेशो। अब 360 लाख का साल भर का सेल्स है, 30 दिन का कलेक्शन पीरियड है, 360 दिन होते हैं एक साल में, 360 डेज डिवाइडेड बाय 30 डेज, तो आपको पता चलेगा सर 12 आपका आता है डेटा टर्नओवर रेशो के 12 बार टर्न होता है। 360 लाख रुपए का सेल्स डिवाइडेड बाय डेटा टर्नओवर रेशो अगर आप करते हो, हाँ 360 लाख का सेल्स डिवाइडेड बाय डेटा टर्नओवर रेशो 12 का आप करते हो तो आपको पता चलेगा 30 लाख रुपए का रिसीवेबल्स आएगा। आगे, द फाइनेंशियल कंट्रोलर एस्टिमेट करता है बैड डेब्ट्स के लॉसेस को विच आर अराउंड 2% ऑफ द क्रेडिट सेल। 360 लाख का 2% होता है सर 7,20,000 रुपए, जो कि बैड डेब्ट्स में जाएंगे। फर्म स्पेंड्स 1,40,000 एनुअली ऑन डेटर्स एडमिनिस्ट्रेशन। This cost comprises of telephonic and fax bills along with salaries of staff members। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा है, क्योंकि डेटर्स हमने माल बेचा है, उनसे पैसा आना है, उनको फ़ोन लगाना, फॉलो अप लेना, उनकी कोई कंप्लेंट हो कि भैया पेमेंट से रिगार्डिंग एंड ऑल दैट, तो वो सब चीज़ें सॉल्व करने के लिए सर 1,40,000 रुपये का साल भर का खर्चा लगता है। किसी की सैलरी, कोई तो बंदा बैठाएंगे ना हम डेटर्स मैनेज करने के लिए, अब उसको 10-15 हज़ार भी आप दोगे तो वो तो 1,20,000 से ऊपर चले जाती है सैलरी, बट 1,40,000 का ये खर्चा है। दीज आर द अवॉइडेबल कॉस्ट। अवॉइडेबल कॉस्ट मतलब अगर डेटर्स कोई और मैनेज करता है तो अब आपको ये खर्चा उठाने की जरूरत नहीं, आपकी ये सेविंग्स हो सकती है। अब बात करते हैं फैक्टरिंग की। फैक्टरिंग का जब हमने कॉन्सेप्ट देखा था तो मैंने आपको ये चीज़ बताया था कि ये सब जो आप मैनेज करते हो माल बेचने के बाद, एक चीज़ ध्यान दो, जब आप एक बार माल बेच देते हो तो पैसा कलेक्ट करने में जो एफर्ट्स आप लगाते हो उससे सेल्स इंक्रीज नहीं होता। ये अननेसेसरी खर्चा है, टाइम आपका जाता है मैनेज करने में। तो बहुत ही अच्छा होगा अगर आप ये रिसीवेबल्स उठा के किसी और को मैनेज करने के लिए दे दो। जिसको आप मैनेज करने के लिए देते हो वो उसको कहा जाता है फैक्टर। अब जैसे ही आप रिसीवेबल्स किसी और को मैनेज करने देते हो, फैक्टरिंग की सर्विसेज लेते हो, जब तक क्वेश्चन ये नहीं कहता कि रिकोर्स है कि नॉन रिकोर्स है, तब तक हम ये अज्यूम करके चलेंगे कि नॉर्मली फैक्टरिंग की सर्विसेज नॉन रिकोर्स बेसिस पे होती है। अब नॉन रिकोर्स मतलब कंपनी जिसने सेल किया था वो बैड डेब्ट्स का नुकसान नहीं उठाएगी। अगर बैड डेब्ट्स हुए तो नुकसान फैक्टर का, हमारा नहीं। यानी अगर मैंने ये रिसीवेबल उसको मैनेज करने के लिए दे दिए तो मैं कितने सारे खर्चे बचा सकता हूं। पहला, मेरा कभी बैड डेब्ट्स नहीं होगा क्योंकि मैंने उसको दे दिया। दूसरा, मेरी एडमिनिस्ट्रेशन की कॉस्ट बचेगी। तो ये 2 कॉस्ट आपकी बचेगी इस वाले क्वेश्चन में। लेकिन वो मैनेज कर रहा है, वो पैसा कलेक्ट करके आपको दे रहा है, तो फ्री में तो काम करेगा नहीं, वो आपसे कमीशन लेगा एंड कमीशन विल बी 1%। द फैक्टर विल चार्ज 1% कमीशन। तो पैसा कलेक्ट करके लेके देने में आपको 1% कमीशन देगा। अभी तक कहानी ये थी कि हमको 30 दिन में मिलते थे, हमको कलेक्ट करने पड़ते थे, अब फैक्टर हमको 30 दिन में कलेक्ट करके देगा। अभी अगर आपको 30 दिन बाद ही पैसा चाहिए तो सिर्फ 1% पे करना है उसको कमीशन और कहानी खत्म, वो आपका सारा काम करके दे देगा। लेकिन पैसे अभी भी 30 दिन बाद आएंगे। अब यहां से जो है क्वेश्चन
एक नया टर्न लेगा। फैक्टर आपको एडवांस में पैसे देने तैयार है, 30 दिन बाद नहीं, आज चाहिए आज ले लो। 30 दिन बाद मैं कस्टमर से ले लूंगा, लेकिन तुमको आज चाहिए आज ले लो, क्योंकि तुमको मैं 30 दिन बाद देना बनता था और आज दे रहा हूं पैसा, यानी एडवांस में पैसा दे रहा हूं मैं, तो मैं उस पे इंटरेस्ट चार्ज करता हूं। मैं कौन? फैक्टर। तो फैक्टर कंपनी को इंटरेस्ट चार्ज करेगा। ठीक है, अब ध्यान देना आगे जो लिखा हुआ है आपको, एक सेकंड ना, आई होप आपको दिख रहा होगा यहां पे। अब फैक्टर जो 1% कमीशन ले रहा है, उसके बाद में ही विल पे एन एडवांस अगेंस्ट रिसीवेबल्स। अब एडवांस में कितना पैसा दिया जाता है? जितना पैसा हमारा कंपनी का फंसा हुआ था। 360 लाख रुपए फंसे हुए नहीं थे, ये तो टर्न होते जा रहे थे, होते जा रहे थे, होते जा रहे थे। हमारा तो सिर्फ 30 लाख रुपए फंसा हुआ था, जो कि रिसीवेबल्स में। ठीक है, तो ये वही एग्जांपल है कि अगर मैं आपको 10 रुपए इस महीने लोन देता हूं, अगले महीने आप ये लोन मुझे वापस दे दो और 10 रुपए का नया लोन ले लो, फिर अगले महीने आप मुझे 10 रुपए का लोन ये जो लिया था पिछले महीने वापस दे दो और नया वाला 10 रुपए ले लो। तो एट ऑल पॉइंट ऑफ टाइम मेरा कितना पैसा फंसा हुआ है? 10 रुपए। ठीक है, 10 रुपए का लोन फंसा हुआ है। वैसे ही यहाँ पे एक एट ऑल पॉइंट ऑफ टाइम कुछ अमाउंट है वो जो कि फंसी हुई रहेगी। ठीक है, वो है रिसीवेबल, उसका आपको एडवांस मिलेगा एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 15% पर एनम आफ्टर विथ होल्डिंग 10% एज रिजर्व। जितना भी रिसीवेबल्स है उसमें से वो अपना कमीशन निकाल लेगा, उसमें से अपना रिजर्व निकाल लेगा और फिर जो पैसा बचा है आपको एडवांस में दे देगा एट 15% इंटरेस्ट चार्ज करेगा, क्योंकि साल भर का जो 10 रुपए फंसा हुआ था वो आपको एडवांस में दे दिया उसने। वॉट शुड द फर्म डू? अज्यूम 360 डेज इन अ ईयर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि क्या हमने फैक्टरिंग की सर्विसेज लेनी चाहिए। अब लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, ये सर डिपेंड करती है कि उसकी सर्विस लेने के बाद हमको खर्चा एक्स्ट्रा कितना लगता है और हमारा फायदा एक्स्ट्रा कितना होता है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 19, ध्यान देना। स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ फैक्टरिंग सर्विस। पहला, सेविंग्स ड्यू टू फैक्टरिंग की सर्विसेज लेने की वजह से हमारे को फायदा कितना होगा। पहले तो ये देखो, ठीक है, आपकी एडमिन की कॉस्ट बच जाएगी, आपके बैड डेब्ट्स के खर्चे बच जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम मान के चल रही है नॉन रिकॉर्स फैक्टरिंग है, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट थी 1,40,000 और बैड डेब्ट्स जो है आपके, अरे वो है 2%, 360 लाख के 2%, 7,20,000। तो टोटल जो आपका खर्चा हो रहा है 8 लाख 60,000 का अभी तक खर्चा हो रहा था अगर आप खुद मैनेज करो तो। लेकिन अगर आप ये फैक्टरिंग को दे दो, फैक्टर को दे दो मैनेज करने के लिए, तो अब आपको एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट नहीं लगेगी और ना ही बैड डेब्ट्स का लॉस उठाना पड़ेगा। तो आपको जो सेविंग हो रही है वो है 8,60,000 की कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग। लेकिन फैक्टरिंग के सर्विसेज लेने के आपके कुछ खर्चे भी है जो आपको मैनेज करने पड़ेंगे। पहला, कमीशन टू फैक्टर। कमीशन कितना जा रहा है? उसको सीधा सीधा 1% कमीशन जाएगा। सो 360 का 1% अगर आप देखोगे तो 3,60,000 होएगा। 360 लाख का 1% 3,60,000। ठीक है, और उसके बाद में उसको हम इंटरेस्ट भी दे रहे हैं, एडवांस टेकन। अब हमने एडवांस कितना लिया ये पहले आपको निकालना पड़ेगा।
जितना भी एडवांस लिया होगा आप उस पर इंटरेस्ट दोगे। सो ध्यान दो, हमारा सेल्स है 360 लाख का, उसके बाद में डेटर टर्नओवर रेशो है सर 360 डेज डिवाइडेड बाय 30 डेज, तो वो आता है 12। तो रिसीवेबल्स जो आते हैं वो है 30 लाख के। इतना पैसा हमारा फंसा हुआ है 30 लाख का। इसमें से वो कमीशन रख लेगा 1%, दैट्स 30,000। इसमें से वो रिजर्व रख लेगा 10%, दैट्स 3 लाख। समझो बात को, दो चीजें रखी जा रही है, कमीशन और रिजर्व। ठीक है, नॉर्मली कमीशन क्यों रखा जाता है ये भी मैं बता रहा हूँ सर। कमीशन जो फैक्टर होते हैं ना, ये एडवांस में चार्ज करते हैं नॉर्मली, तो कमीशन भी ये पहले काटते हैं और फिर आपको पैसा देंगे। सो 30 लाख में से 3,30,000 ये आपको निकाल के 26,70,000 रुपए देंगे। अब इस पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, मतलब आपको कितना एडवांस दिया, 26,70,000 रुपए साल भर का एडवांस है। अब आप एक चीज़ समझना, ये चीज़ क्या है ये मैं बताऊंगा बाद में, चलो पहले हम 15% ले लेते हैं। 15% पे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो साल भर का इंटरेस्ट आता है सर 4,05,000 रुपये जो आप पे करोगे। ठीक है, तो ये आप यहाँ लिख लो। तो ये टोटल जो खर्चा आपका आ रहा है वो है 7,60,500। ठीक है, नेट बेनिफिट ड्यू टू फैक्टरिंग A minus B, this is B, this is A। नेट बेनिफिट आपको हो रहा है 99,500 का। अगर फैक्टरिंग की सर्विसेज लेने से नेट में फायदा हो रहा है तो यस, फैक्टरिंग की सर्विसेज लेनी चाहिए। व्हाट द फर्म शुड डू, तो एक चीज़ आपकी यहाँ पे क्लियर हो गई, क्वेश्चन खत्म हो गया। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो तीन चीज़ें ही चाहिए थी। पहली चीज़ थी सर कि फैक्टरिंग की सर्विसेज लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, ये डिपेंड करता है, एक सेकंड ना, फैक्टरिंग की सर्विसेज लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए ये डिपेंड करता है कि उसकी सर्विस लेने के बाद आपको खर्चा कितना हो रहा है और उसकी सर्विस लेने के बाद आपकी सेविंग्स कितनी हो रही है। नेट में अगर सेविंग्स ज़्यादा है तो यस, गो फॉर द फैक्टरिंग की सर्विसेज। अब इस क्वेश्चन में ना बहुत इजी था आपको समझाने के लिए और ज़्यादा डिटेल नहीं दी हुई थी, इसलिए अपन ज़्यादा डिटेल में गए नहीं। पहली चीज़ मैं आपको ये बताता हूँ कि आपने जो एडवांस अवेलेबल निकाला है, एडवांस अवेलेबल यानी कि फैक्टर हमको जो एडवांस देगा, किससे हम एडवांस ले रहे हैं, फैक्टर से। डेटर से तो पैसा आना बाकी है। द एंटायर प्रोसेस इज लाइक दिस, हमने माल डेटर्स को बेचा, डेटर्स 30 दिन बाद पैसा देने वाले थे, तब तक हम नहीं रुकना चाहते थे, तो हमने डेटर्स हमारे उठा के करंट असेट्स बेच दिए फैक्टर को। फैक्टर अब उससे 30 दिन बाद पैसा कलेक्ट करते बैठेगा, तो लेकिन आज ही फैक्टर हमको एडवांस दे देता है, कितना, जितना मेरा पैसा फंसा हुआ है। अब लॉजिकली हमने कितना पैसा फंसा हुआ है ये निकाला, 30 लाख, जो कि गलत है। एक्चुअल में आपका पैसा जो फंसा हुआ होता है ना वो 30 लाख नहीं होता, इसके अंदर प्रॉफिट एलिमेंट भी इंक्लूडेड है।
क्योंकि 30 लाख जो आपने निकाला वो है सेल्स में से, जिसके अंदर प्रॉफिट इंक्लूडेड है। वो प्रॉफिट हटा दो, लेट से 2 लाख रुपए का प्रॉफिट था, तो जो 28 लाख रुपए 28 लाख रुपीस बचते हैं, जो कि हम बोलेंगे वेरिएबल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल्स है, उतना पैसा आपका फंसा हुआ है और उतना एडवांस आपको मिलना चाहिए। ठीक है, या उतने पे आप एक्स्ट्रा लोन या इंटरेस्ट दे रहे हो। बट इस क्वेश्चन में हमने वो एंट्री नहीं ली या वैसी ट्रीटमेंट नहीं ली, क्योंकि 30 लाख में से कितना प्रॉफिट है कितना कॉस्ट है ये क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ। आई बात आपको समझ में? अब एक और चीज जो यहां पे नहीं दी हुई, क्वेश्चन में आपको तो नेट बेनिफिट 99,500 का आ गया। लेट से ये 99,500 ना ही आते हुए निगेटिव 10,000 50,000 आ जाता, निगेटिव आता, तो आप क्या लिखते कि सर फर्म ने ऑप्ट नहीं करनी चाहिए फैक्टरिंग की सर्विसेज। फिर भी एक तरह से मतलब आप एग्जाम में भी यही लिखोगे, ठीक है, कि नहीं करनी चाहिए अगर नेगेटिव आया तो। लेकिन प्रैक्टिकलिटी बताता हूं आपको, एक चीज यहां पे क्वेश्चन में नहीं दी हुई, जो अगर कंसिडर करें तो शायद आंसर पॉजिटिव आ सकता है। जो आपको नहीं दिया गया वो है कि आपको तो सर फैक्टरिंग की वजह से एडवांस में पैसे मिल रहे हैं, उस एडवांस में मिले हुए पैसे को अगर आप इन्वेस्ट करो कहीं पे तो उस पे इंटरेस्ट कमा सकते हो, जो कि यहां पे नहीं लिया गया। यहां पे जो लिया गया वो सिर्फ एक तरह का इंटरेस्ट था कि उससे एडवांस लेने पे हमको इंटरेस्ट देना कितना पड़ रहा है, लेकिन उससे एडवांस लिया हुआ पैसा कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि पुराने ऑप्शन में अवेलेबल नहीं था। डेटर में पैसा फंसा हुआ था, अब पैसा नहीं फंसा हुआ, तो ये एडवांस में 1 महीने पहले मिल गया आपको पैसा। ये इन्वेस्ट करके अगर आप कहीं से पैसा कमा सकते थे, हो सकता है कि जितनी कमाई हो रही है वो निगेटिव वाले बेनिफिट को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देती और फिर भी आप फैक्टरिंग की सर्विसेज ऑप्ट कर लेते। तो 2-3 इंफॉर्मेशन है जो कि क्वेश्चन में नहीं दी गई है, इसलिए नहीं ली गई है। पहली इंफॉर्मेशन जो क्वेश्चन में नहीं दी गई है वो है कि एडवांस में मिले हुए पैसों पे कितना % इंटरेस्ट हम कमा रहे हैं, वो सेविंग्स में चले जाता, तो वो अमाउंट 8,60,000 की बढ़ जाती। दूसरा जो आपने नहीं लिया वो ट्रीटमेंट वो है कि सर 30 लाख में कितना वेरिएबल अमाउंट है या कितना सिर्फ कैश कॉस्ट है, प्रॉफिट एलिमेंट हटाया नहीं हमने। ठीक है, अब आपका एक डाउट मन में आएगा कि सर 30 लाख का जो रिसीवेबल है वो 30 दिन का अमाउंट है, 30 दिन के अमाउंट पे साल भर का इंटरेस्ट क्यों पे किया? इस पे भी 30 दिन का इंटरेस्ट पे करना चाहिए था। अब मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनो, इसीलिए मैंने ना आपको एक एग्जाम्पल दिया था वो 10-10 रुपए वाला। कहाँ गया अभी? 10-10 रुपए वाला एग्जाम्पल आपको दिया था ना मैंने, अभी कहीं लिखा है क्या? नहीं है। तो वो क्या था कि 10 रुपए भले ही 1 महीने की वैल्यू थी, लेकिन वो साल भर आउटस्टैंडिंग था। तो ये चीज नोटिस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग इसमें गलतियां करते हैं कि उनको लगता है क्यों साल भर का हम ले रहे हैं। आई बात समझ में? ये चीज़ है, ये चीज़ नोट ज़रूर करना। तो ये 2-3 चीज़ें थी जो पहले ही क्वेश्चन में मैंने आपको समझा दी। आइए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत ऐसा ही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा उसमें वेरिएशन है। इसमें हम परसेंटेज निकालेंगे कि फैक्टरिंग की सर्विसेज लेने का हमको नेट में खर्चा कितना पड़ रहा है परसेंटेज टर्म में। तो ये आपको समझाना, बस कॉस्ट बेनिफिट लेना है आपको, खर्चा कितना बेनिफिट कितना, नेट ऑफ कर लो, बेनिफिट है तो जाओ नहीं तो मत जाओ। दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़े।
A Limited has total sales of 3.20 crores and its average collection period is 90 days. ठीक है. द पास्ट एक्सपीरियंस इंडिकेट्स दैट बैड डेप्ट के जो नुकसान होते हैं हमको वो है 1.5% के ऑन सेल्स. एक्सपेंडिचर जो होता है बाय द फर्म इन एडमिनिस्ट्रिंग इट्स रिसीवेबल कलेक्शन एफर्ट्स आर 5 लाख. A factor is prepared to buy the firm's receivable by charging 2% commission. The factor will pay advance on receivable to the firm at an interest rate of 18% per annum after withholding 10% as reserve. Calculate the effective cost to the factor, sorry, to the firm. सेम वैसा ही क्वेश्चन है, सिर्फ क्वेश्चन ने ये नहीं पूछा आपसे कि फैक्टरिंग लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए. उसने बोला कि खर्चा आ रहा है फैक्टरिंग की सर्विसेज लेने का, कितना परसेंट आप ये बताओ. तो ध्यान दो, ऑलमोस्ट आधी से ज़्यादा चीज़ें हम सेम वैसे ही कैलकुलेट करेंगे. क्वेश्चन 20. एक सेकंड होल्ड करना बस. क्वेश्चन नंबर 20. अब ध्यान दो, कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग. सर पिछले क्वेश्चन में तो आपने सेविंग ऊपर लिया था, अभी कॉस्ट ऊपर ले रहे हो. पिछले क्वेश्चन में हम चाहते थे कि सेविंग्स आए क्योंकि हमको पता करना था फैक्टरिंग की सर्विसेज लेना है कि नहीं लेना है. इस क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग बतानी है. तो कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग में आपको सबसे पहले आएगा कमीशन. अब कमीशन कितना चार्ज किया जा रहा है? 3.2 करोड़ पे 2% कमीशन चार्ज किया जा रहा है. अब आप एक चीज़ समझो, आपको अगर लगता है कि कमीशन रिसीवेबल्स पे चार्ज होना चाहिए या सेल्स पे चार्ज होना चाहिए, तो मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, कमीशन किसी पे भी लगाओ अमाउंट सेम आएगी. रिसीवेबल्स से ही आपका सेल्स बनता है. रिसीवेबल्स के लिए लोगे तो 90 डेज का कमीशन मिलेगा, उसको बाद में 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. मैं आप सारी चीज़ें आपको करके दिखाऊंगा. 320 लाख, अच्छा इन लैक्स नहीं लेते, पूरी फिगर लेते. दो %, 6,40,000 का कमीशन. और दूसरा जो जा रहा है वो है इंटरेस्ट ऑन एडवांस. इसका कैलकुलेशन अलग से रहेगा, ये टोटल आ जाएगा. सेविंग्स ड्यू टू फैक्टरिंग, एडमिन कॉस्ट आप बचा रहे हो और बैड डेब्ट्स आपके बच रहे हैं क्योंकि आप फैक्टरिंग की सर्विसेज ले रहे हो. अब एडमिन के खर्चे जो बच रहे हैं वो 5 लाख रुपए दिए हुए हैं और लॉसेस 1.5%. और 320 लाख पे बैड डेब्ट्स तो कहाँ से होंगे सर? बैड डेब्ट्स का परसेंटेज तो आपका सेल्स पे ही लगेगा, ये बताने की ज़रूरत नहीं. 4,80,000. ठीक है, बहुत कुछ तो मैंने ले लिया. अब एक ही फिगर बाकी है आपकी कैलकुलेट करने की, नेट कॉस्ट. अब देखो
इंटरेस्ट ऑन एडवांस रिसीव्ड। आपका सेल्स कितना है? 320 लाख। ठीक है, 320 लाख का सेल्स है और डेटर टर्नओवर रेशियो निकाल लो अब कितना है। 360 दिन एक साल में होते हैं, 90 दिन का आपका कलेक्शन पीरियड है, 4 आता है यहाँ पे। ठीक है, अगर आप ऐसे जाते हो तो आपका जो रिसीवेबल्स में पैसा फंसा हुआ आता है वो है 80 लाख का। ठीक है, 80 लाख का आपका पैसा फंसा हुआ है। अब इसमें माइनस होता है आपका कमीशन। कमीशन लग रहा है 2% का, जो कि आ जाएगा सर आपका 1,60,000। अब अगर 80 लाख का रिसीवेबल 90 दिन का है तो कमीशन भी ये 90 दिन का हुआ, क्योंकि 90 दिन के रिसीवेबल पे निकाला हुआ कमीशन भी 90 दिन का हुआ 1,60,000। अब 90 दिन अगर 1,60,000 डिवाइडेड बाय 90 करो तो साल भर से 360 से मल्टीप्लाई करो तो आता 6,40,000 ही है, वही हमने ऊपर लिया। अब आप 320 पे 2% निकालो तो साल भर का कमीशन 6,40,000 और आपका 90 दिन का कमीशन 1,60,000। दोनों अमाउंट सेम ही है, सिर्फ टाइमिंग अलग अलग है। कमीशन, क्योंकि रिसीवेबल्स 90 दिन का है तो 90 दिन के रिसीवेबल्स में से कमीशन 90 दिन का ही माइनस करोगे सर, साल भर का नहीं। रिजर्व रखा जाएगा कुछ अमाउंट, और जो एडवांस दिया जाता है वो पूरा नहीं, जितना फंसा हुआ है वो, और रिजर्व हम रख रहे हैं 10% का, जो कि आएगा 8 लाख रुपए। अब कितना बैलेंस होता है देखो, 80 लाख माइनस 1,60,000 माइनस 8 लाख, तो आपका अब ये हुआ 70,40,000 एडवांस अवेलेबल। तो इतना अगर हमको एडवांस दिया जाएगा तो इस पे इंटरेस्ट कितना चार्ज किया जाएगा? अब ये 90 दिन का एडवांस साल भर के लिए हमें मिल रहा है। अब इंटरेस्ट कितना चार्ज करेंगे? साल भर के लिए इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, दैट इज 18% पर एनम। 12,67,200 12,67,200 प्लस 6,40,000 दैट्स 19,07,200। ये है कॉस्ट ए। सेविंग्स कितनी है सर? 9,80,000। ठीक है, 9,80,000 की सेविंग है, तो नेट कॉस्ट कितनी आ रही है आपकी? दैट विल बी ए माइनस बी। तो ए क्या है? 1907, बी क्या है? 9,80,000। तो आपका आता है आंसर 9,27,200 एक्स्ट्रा खर्चा लग रहा है फैक्टरिंग की सर्विसेज लेने पे। अब परसेंटेज में अगर निकालना है तो दो चीज ध्यान में रखो, आपको ये एक्स्ट्रा खर्चा जरूर लग रहा है लेकिन पूरे साल भर के लिए एक्स्ट्रा लोन भी मिल रहा है, पैसा भी मिल रहा है एडवांस में। वो अमाउंट कितनी है सर? 70,40,000 रुपए की एडवांस की अमाउंट है। तो आप बताओ, अब जनरली क्या होता है ना, दो चीजें होगी। 70,40,000 में से सर इंटरेस्ट भी तो देना पड़ेगा ना हमको, 12,67,200 का। उसके बाद बचा हुआ अमाउंट जो है, हमको एडवांस दिया इतना, मान लो 70,40,000। अब ये 70,40,000 में से इंटरेस्ट इसी को ही देना है बाद में साल भर में। तो हमारे पास, एक सेकंड।
सो हमको कितना एडवांस मिलेगा, 70,40,000। अब ये 70,40,000 में कहीं और इन्वेस्ट करके कुछ कमा सकता हूं परसेंटेज में, लेकिन एक चीज ध्यान देना, इसको 12,67,200 भी देने हैं। वो कहां से दोगे, इसी 70,40,000 में से दे दो। सो 70,40,000 में से जब आप इतना पैसा दे रहे हो 12,67,200, तो आपके पास जो बचा हुआ पैसा है वो कम है थोड़ा इन्वेस्ट करने के लिए कहीं पे। कहाँ से जाएगा सर ये पैसा, जाएगा तो सही 57,72,800। अब आपको एक कंफ्यूजन आपके इंस्टीट्यूट के मटेरियल में होगा। चलो पहले मैं आंसर निकाल देता हूं। इसके दो आंसर निकलेंगे इस क्वेश्चन के। इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग, आपके पास इस्तेमाल करने के लिए अब जो पैसा है वो एक तो आप ले सकते हो 57,72,800। तो इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग विल बी नेट कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग डिवाइडेड बाय एडवांस अवेलेबल टू इन्वेस्ट इन मार्केट। मार्केट में ये पैसा मैं कहीं और इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं। तो इसके दो तरीके हैं क्वेश्चन जो इंस्टीट्यूट ने दिए हैं। एक तो नेट कॉस्ट आपकी कितनी लगी है सर, 9,27,200 रुपए, ये तो रहेगी सेम। सिर्फ डिनोमिनेटर में बेसिस क्या लेना, तो ये कई बार डिबेटेबल होता है। डिबेटेबल है कि यार कौन सा पैसा लेना चाहिए, क्या 70,40,000 लेना चाहिए। मैं कहता हूं 70,40,000 ले लो, और यहाँ पे 57,72,800 लेना चाहिए। यस सर, क्योंकि उसमें से इंटरेस्ट भी देना है, तो आप पूरा पैसा कहीं और इन्वेस्ट कर ही नहीं सकते। 57,72,800 इंटू 100 दोनों से आंसर निकाल लो, फिर मैं कुछ बताता हूँ। 9,27,200 डिवाइडेड बाय 70,40,000, सो दैट्स 13.17%। and that's 16.06%. मतलब क्या है समझ लो इस चीज का, कि आप जो एडवांस ले रहे हो उसको साल भर इस्तेमाल करने के लिए आपको जो खर्चा लग रहा है वो है 13.17% या 16.06%, अलग अलग बेसिस अगर लो तो। इंस्टीट्यूट ने आपको दोनों आंसर दिए हैं। इंस्टीट्यूट ने क्लियरली मेंशन किया है कि आप दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है कि एडवांस में इंटरेस्ट दिया जा रहा है तो फिर वो वाली मेथड सही है। कुछ भी नहीं लिखा तो दोनों में से कुछ भी ले सकते हो। तो कुछ क्वेश्चन में ये मेथड, कुछ क्वेश्चन में वो मेथड रहेगी। और इनमें डिफरेंस क्या है, ये जो एक तो इंटरेस्ट के पहले की फिगर लेना या इंटरेस्ट के बाद की फिगर लेना, दोनों चीजें आप ले सकते हो। ठीक है, एक चीज तो मैंने क्लियर कर दी। अब आप इन सब का मुद्दा सोचो कि ये परसेंटेज में जो आंसर निकला है वो क्या है। अगर आप फैक्टरिंग की सर्विसेज नहीं लो तो आपको 90 दिन बाद पैसा मिल रहा है, 90 दिन बाद मिल रहा है, आपका पैसा फंसा हुआ है। लेकिन फैक्टरिंग की सर्विसेज लेने के लिए अगर आप ले लो तो 2-3 चीजों का बेनिफिट है। बैड डेब्ट्स के खर्चे बच रहे, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट बच रही, ठीक है, उसके अलावा खर्चे लग रहे तो वो आपके कमीशन, इंटरेस्ट भी जा रहा, लेकिन आपको एडवांस में पैसा मिल जा रहा है जो साल भर के लिए आपके पास में है एडवांस में, और आप उसको इस्तेमाल करके कुछ कमा सकते हो। अब अगर आप उस पैसे को इस्तेमाल करके 15% की कमाई करते हो, रिटर्न ऑन एडवांस, जो क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ। क्वेश्चन में क्या नहीं दिया हुआ कि सर मैंने वो पैसे जो एडवांस में लिए कहाँ इन्वेस्ट किए और उस पर कितना % कमाया। अगर वो दिया रहता, अगर मान लो 15%, तो ध्यान दो 15% की कमाई हो रही है उस एडवांस पे, जिस पे 13% का खर्चा उठाना पड़ रहा है सब मिला के। तो यस, फैक्टरिंग इज फिजिबल, बट अगर ये परसेंटेज 10 दिया रहता तो सोचो मैं उस पैसे का इस्तेमाल करके सिर्फ 10% कमा रहा हूं जबकि 13% देना पड़ रहा है, तो फैक्टरिंग फिजिबल नहीं होती। अभी एट दिस पॉइंट क्योंकि ये दोनों इंफॉर्मेशन आपको नहीं दी है, तो आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि फैक्टरिंग की सर्विस लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए।
ये नहीं डिसाइड कर सकते क्योंकि दिस इंफॉर्मेशन इज मिसिंग एंड दिस इज नॉट आस्क्ड इन द क्वेश्चन एज वेल। मैं आपको क्वेश्चन के बाहर जाके बता रहा हूँ। क्वेश्चन सिर्फ ये बता रहा है खर्चा कितना है ये बताओ फैक्टरिंग का, फायदा तो बताया ही नहीं अभी और जो हो सकता है। और इन दोनों को कंपेयर करके हम डिसाइड कर सकते थे कि फैक्टरिंग की सर्विसेज लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। क्वेश्चन में एक लाइन और जोड़ दो और कहो कि सर ये एडवांस यूज करके हम इस पे 15% कमा सकते हैं। मैं सीधा सीधा बोलता हूं कि सर ले लो फैक्टरिंग की सर्विसेज ले लो। लेकिन अगर 15% उधर लगाओगे तो बोलोगे फैक्टरिंग की सर्विसेज मत लो क्योंकि 16% का खर्चा आ रहा है, कमाई 15 की हो रही है। ठीक है, क्वेश्चन फिलहाल सिर्फ यहीं तक रुकेगा 13.17 और 16.06। देखता हूं अगर मेरे पास में आंसर होगा तो मैं आपको आंसर्स बता दूंगा। इसका कौन सा क्वेश्चन नंबर ये 19 ना। ये देखो इन्होंने 13.79 लिखा है, हमने क्या लिया है 3,16,800 का इंटरेस्ट, 3,16,800 का इंटरेस्ट कन्वर्ट किया होगा साल भर में तो ये देखो 12,67,200 आ रहा है। नेट कॉस्ट 9,27,200 और इन्होंने जो इंटरेस्ट, अच्छा हाँ यार ये एक चीज़ थोड़ी सी मुझसे गलती हो गई। अगर इसमें से इंटरेस्ट माइनस करना है आपको तो सिर्फ 3 महीने का माइनस करोगे पूरा इंटरेस्ट माइनस नहीं करोगे आप, सिर्फ 3 महीने का इंटरेस्ट माइनस करोगे। यहाँ पे 12,67,200 एडवांस देना है अगर वो निकालना है तो, लेकिन ऊपर अमाउंट सही है, यहाँ कोई गलती नहीं है हमारी। 70,40,000 पे 18% साल भर का, ये टेबल में सारे साल भर के खर्चे और यहाँ 90 दिन के खर्चे हैं। तो इंटरेस्ट फॉर 90 डेज जो आ रहा है वो है 70,40,000 इंटू 18% इंटू 90/360। ठीक है, 90/360 तो उतना मैं काट लूंगा क्योंकि 3 महीने के पैसों में से 3 महीने का इंटरेस्ट कटेगा। $3,16,800 मैंने पहले क्या किया था 3 महीने के पैसों में से साल भर का इंटरेस्ट काटा था। तो एडवांस में जो मिलेगा 67,23,200 मिलेगा। आप यहाँ पे ये चीज़ चेंज कर लोगे 67,23,200, बाकी सब सही है। तो इसका जो आंसर आ रहा है 13.79% आएगा। ठीक है, यही क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हुआ है 13.79। लेकिन नीचे इन्होंने एक और आंसर दिया है, ध्यान देना, जो नोट दी है वो पढ़ो। इट कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड ऑन अमाउंट अवेलेबल फॉर एडवांस दैट इज 70,40,000। इट मतलब ये जो स्टार मार्क किया हुआ ना, एस्ट्रिक मार्क किया हुआ ये वाला पॉइंट, और ये कौन सा है सर, यही 13.79%। यानी इंस्टेड ऑफ टेकिंग 67,23,200 यू कैन टेक 70,40,000 ऑल्सो। दिस इज हाउ इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग इज कैलकुलेटेड। एक दो क्वेश्चन पे ट्राई करोगे तो आपका और हाथ बैठ जाएगा। इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग मतलब जितना मैंने फैक्टरिंग में नेट खर्चा उठाया डिवाइडेड बाय एडवांस जो मुझे मिला। क्वेश्चन नंबर 21 देखो अब। अच्छा ध्यान देना, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा और टेक्निकल रहेगा ये बट आसानी से सॉल्व हो जाएगा। द टर्नओवर ऑफ पीक्यूआर लिमिटेड इज 120 लाख ऑफ विच 75% इज ऑन क्रेडिट। जो पीक्यूआर का जो टर्नओवर है वो 120 लाख रुपए का टर्नओवर है जिसमें से 75% क्रेडिट में दिया जाता है। सर ध्यान दो, तो 120 लाख का सेल, 75% क्रेडिट, 25% आपका कैश में हो गया। 75% क्रेडिट यानी कि 90 लाख रुपए आता है जो क्रेडिट में दिया। और डेटर्स, मोस्टली हमको डेटर से जो लेना देना होता है वो है क्रेडिट सेल्स। द वेरिएबल कॉस्ट रेशियो इज 80%, इसका 80% वेरिएबल होगा। सो 9 × 8 72 लाख रुपए का आपका वेरिएबल है। तो कंट्रीब्यूशन आ गया सर 18 लाख रुपए का। द क्रेडिट टर्म्स आर 2/10 नेट 30। 30 दिन के अंदर में अगर आप पैसा दे दोगे तो पूरा देना पड़ेगा, और 10 दिन के अंदर दे दोगे तो 2% डिस्काउंट हम आपको ऑफर करेंगे। ऑन द करंट लेवल ऑफ सेल्स द बैड डेब्ट्स आर 1%। बैड डेब्ट सर किस पे होते हैं, टोटल सेल 120 लाख पे बैड डेब्ट्स मत लेना,
बैड डेब्ट सिर्फ डेटर्स पे होते हैं, क्रेडिट सेल्स पे होते हैं, जो उधारी में माल लेके जाते हैं वही बैड डेब्ट्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। उधारी में माल जो हमने बेचा वो 90 लाख का है, जिसका 1% अगर आप कैलकुलेट करने जाओगे तो 90,000 रुपए आएगा। कंपनी ने खर्चा किया 1,20,000 हर साल एडमिनिस्ट्रेशन में, एंड दिस कॉस्ट इंक्लूड सैलरीज एंड ऑल दैट थिंग। ये अवॉइडेबल कॉस्ट है, यानी कि अगर ये सर्विसेज किसी और को दे दी, रिसीवेबल्स को मैनेज करने के लिए एक फैक्टरिंग की सर्विसेज ले ली, तो ये खर्चे बचाए जा सकते हैं। ठीक है। पुराना एक्सपीरियंस बोलता है कि 60% के लोग जो है वो कैश डिस्काउंट ले लेते हैं। सो 60% लोग हमारा कैश डिस्काउंट ले लेते हैं, यानी कि 10 दिन के अंदर पेमेंट कर देते हैं, और 40% लोग जो है वो हमारा बाकी के 60 दिन में पेमेंट करते हैं। 30 भी नहीं, 60 दिन में पेमेंट करते हैं। ठीक है। द बुक डेट्स यानी कि रिसीवेबल्स जो है ये प्रेजेंटली बिंग फाइनेंस्ड, रिसीवेबल में अब आपका पैसा फंसा हुआ है ना, तो वो पैसा आया कहां से? इक्विटी और डेट से। इट इज बिंग फाइनेंस्ड इन द रेशियो ऑफ 1:1, आधा पैसा इक्विटी का लगाया, आधा लगाया डेट का। अब जो इक्विटी का लगाया उस पे आप 14% का खर्चा उठा रहे हो, और जो डेट का लगाया उस पे आप 15% का इंटरेस्ट लगा रहे हो। मतलब यार देखो, मैंने इक्विटी वालों से कुछ उधार लिया, बैंक वालों से कुछ उधार लिया, और मैंने माल खरीदा, प्रोडक्शन में डाला, फिनिश गुड्स में डाला, अब डेटर्स को बेचा, तो डेटर्स के पास वो पैसे फंसे पड़े हैं। ये पैसे जब तक फंसे रहेंगे तब तक मेरे को इंटरेस्ट और डिविडेंड देना पड़ेगा। डिविडेंड देना पड़ रहा है 14% का, और मेरे को इंटरेस्ट देना पड़ रहा है 15% का, आधा आधा पैसा लगाया। और फैक्टरिंग फर्म, अब आती है बारी फैक्टरिंग की। ये सब मेरी कहानी है अभी तक की, कि मैंने सेल इतना किया, उसमें से कैश इतना, क्रेडिट इतना, जो क्रेडिट किया उसमें से बैड डेब्ट्स इतना होता है, और उसके बाद में 60% लोग डिस्काउंट ले जाते हैं जल्दी पेमेंट करके, 40% लोग 45 दिन में 60 दिन में पेमेंट करते हैं। उसके बाद में जो पैसा फंसा हुआ होता है उसको मैंने इक्विटी और डेट से फाइनेंसिंग की है। इक्विटी पे 15% देता, 14% देता हूँ, और डेट पे मैं 15% देता हूँ। अब मेरे पास में कोई फैक्टरिंग फर्म आई और वो बोलती है कि सर आपको मैं ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा, नीचे दिए गए मेरे ये कोटेशन है कि मैं रिजर्व रख लूंगा 12%। अब आप रिजर्व क्या रखोगे, किस चीज पे 12% लगाओगे? जितना पैसा फंसा हुआ है, कितना फंसा हुआ है। क्वेश्चन जो पुराने 2 क्वेश्चन में आपको इंफॉर्मेशन नहीं दी थी, वो शायद इस क्वेश्चन में आपको दी हुई है। ये है वो इंफॉर्मेशन जो मैं बोल रहा था। द वेरिएबल कॉस्ट रेशियो इज 80%। जितना भी आपका डेटर्स है उसमें 80% ही सिर्फ आपका पैसा फंसा हुआ है। उस 80% पे 12% का रिजर्व रख लिया जाएगा। गारंटीड पेमेंट 25 डेज में आपको फैक्टर गारंटीड पेमेंट दे देगा। इंटरेस्ट चार्ज अगर आप एडवांस लेते हो तो 15% आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कमीशन जो है 4% ऑफ द वैल्यू रिसीवेबल, जो भी रिसीवेबल्स की वैल्यू है 90 लाख की, उस पर 4% का हमको कमीशन इसको देना पड़ेगा। ध्यान दो, अज्यूम करो 360 डेज इन अ ईयर। What advice would you give to PQR Limited whether to continue with the in-house management? अभी तक जो हम करते आ रहे थे उसको कहा जाता है in-house management, या फिर फैक्टरिंग की हमने सर्विसेज लेनी चाहिए। सीधी सीधी सी बात है, फैक्टरिंग की सर्विसेज लेने पे खर्चा कितना और सेविंग्स कितनी ये निकाल लो और बता दो कि लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। अब देखो सेविंग्स ड्यू टू फैक्टर। पहला, बैड डेब्ट्स में आपके पैसे बचेंगे। 120 लाख का सेल जिसका 75% ही क्रेडिट है, जिस पे बैड डेब्ट्स आप लगाओगे 1.5% के। $1.35। चलो पूरा लेना है क्या? पूरा छोड़ दो। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, एक सेकंड।
ओके, तो ध्यान दीजिए सर, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर डिलेइंग इट बाय कपल ऑफ मिनट्स, आई थिंक सो। इंटरेस्ट सेविंग्स ऑन बोरोड अमाउंट, अब क्या हो रहा है ध्यान दो। आपको दो चीज़ तो यहाँ पे समझ में आ गई होगी, जब मैंने लिखा बैड डेब्ट्स और एडमिन कॉस्ट, तो ये बच जाएगी अगर मैंने फैक्टरिंग कॉस्ट, फैक्टरिंग के पास में सर्विसेज ले ली। लेकिन आप एक चीज़ सोचो, अभी मैं खुद मैनेज कर रहा हूँ तो मेरा पैसा फंसा हुआ है 30 दिनों के लिए। 30 दिन नहीं, अभी आपको बताना पड़ेगा ना, 30 नहीं है, 90 भी नहीं है, कितने दिनों के लिए, कुछ दिनों के लिए पैसा फंसा हुआ है, ठीक है। एवरेज कलेक्शन पीरियड क्वेश्चन में नहीं निकाला गया। अब ये मैंने पिछले कोई तो क्वेश्चन में लास्ट लेक्चर में बताया था कि एवरेज कलेक्शन पीरियड अगर नहीं दिया हुआ है तो आप कैसे निकालोगे। मैं आपको सिंपल सी चीज बताता हूँ, यहाँ पे मैं पहला वर्किंग लिख रहा हूँ, वर्किंग नोट्स, एवरेज कलेक्शन पीरियड जो है दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में, 2/10 नेट 30 नहीं दिया हुआ है। 60% और 40%, हाँ ये चीज ध्यान दो। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि सर 60% लोग 10 दिन के अंदर में पेमेंट कर देते हैं और 40% लोग 60 दिन के अंदर में पेमेंट करते हैं। तो आप उसको कैसे निकालोगे, 60% 10 दिन में पेमेंट कर देते हैं, ठीक है, 60% लोग 10 दिन में पेमेंट कर देते हैं और 40% लोग 60 दिन में पेमेंट करते हैं। तो ये हो गया 6 दिन और ये हो गया 24 दिन, यानी ये आ गया सर 30 डेज का एवरेज कलेक्शन पीरियड। अब ये 30 डेज के बाद में अभी जो हमारा कलेक्शन का पीरियड ऑन एन एवरेज चलता है वो है 30 दिन का, जो कि फैक्टर बोलता है मैं उसको 25 दिन में कन्वर्ट कर दूंगा, यानी 5 दिन की सेविंग्स होगी, 5 दिन की आपकी सेविंग्स होगी, ठीक है। तो 5 दिन की सेविंग हम एक काम करेंगे, हम ये आखिरी में ले लेंगे, ये आखिरी में ले लेंगे। चलो 5 दिन की हमारी सेविंग्स होगी, मतलब क्या, देखो पहले 30 दिनों तक पैसा फंसा हुआ रहता था, तो वो पैसा आया कहां से, इक्विटी से और लोन से, बोरोड अमाउंट। अब सिर्फ 25 दिन तक पैसा फंसा हुआ है, तो मेरे को 5 दिन तक पैसा जो फंसा हुआ था वो रिलीज हो गया, तो उस पे और इंटरेस्ट और डिविडेंड देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दैट विल बी माई सेविंग्स। आ रही क्या बात आपको समझ में? बट ध्यान दो, अभी हम, ये हो गया 2, अभी हम लेते हैं कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग। अब कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग में सबसे पहला पार्ट आएगा सर कमीशन का। कमीशन कितना, 120 लाख का सेल है, उस पे थोड़ी कमीशन देना है सर, क्रेडिट सेल्स पे कमीशन देना, जो कि है 75%। 120 का 75% 90, और 90 पे आप कमीशन पे कर रहे हो, नीचे लिया हुआ है 4%, तो ये हो गया 3.6, ठीक है। और दूसरा पार्ट आता है आपका इंटरेस्ट चार्जेस 15% के। इसके अलावा कोई खर्चा है क्या? हाँ, एक खर्चा आपका है जो आपकी सेविंग्स होगी, जो वो है कैश डिस्काउंट। जब अगर आप इसको दे दोगे, फैक्टर को दे दोगे रिसीवेबल्स मैनेज करने के लिए, तो अब डिस्काउंट विस्काउंट का लोचा खत्म, तो आपकी कैश डिस्काउंट की सेविंग होगी। और कैश डिस्काउंट कितना आएगा ध्यान देना, 120 के 75% जो है वो है आपके क्रेडिट सेल्स, 90 लाख के। 90 लाख के क्रेडिट सेल्स में हमने क्या कहा कि 60% लोग ऐसे होते हैं, 60 ही है ना, 60% लोग ऐसे हैं जो 10 दिन में पेमेंट कर देते हैं, जो डिस्काउंट ले लेते हैं। तो इसका 60% जो है वो जाएगा डिस्काउंट में, और डिस्काउंट कितना, 2% का, कितना है, 2 है क्या, हाँ 2% का डिस्काउंट है। तो टोटल डिस्काउंट आपका कितना जा रहा है, ध्यान दो, 90 लाख का 60% पे 2%, दैट्स 1.08 लाख रुपीस का कैश डिस्काउंट, जो पहले हम दे रहे थे वो खर्चा बच गया।
सेकंड देखो वर्किंग मेरी क्या बोलती है कि हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना लग रहा है, मतलब हम जो पैसा ब्लॉक करके रखे थे ना इक्विटी में और उन सब में, उसमें हमको खर्चा कितना आ रहा था। बहुत ही सिंपल, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या बोलती है कि आधा पैसा आपने 15% के रेट से देना है और आधा पैसा आपने इक्विटी का यूज़ करना है जो कि 14% है। तो अगर आप देखोगे तो 7.5% डेट और 7% ये, यानी कि 14.5% का आपका WACC आ रहा है। यानी कि जितना भी पैसा 30 दिन तक ब्लॉक्ड है उस पर आपको जो खर्चा उठाना पड़ रहा है वो है 14.5%, क्योंकि आधा पैसा 1:1 का रेशियो है, 2 रुपए में से 1 रुपए इक्विटी का, 2 रुपए में से 1 रुपए डेट का, तो आधा आधा हो गया। तो मैंने 50-50% का वेट लिया, तो 1 रुपए पे 15% दे रहा हूं और 1 रुपए पे 14% दे रहा हूं। आप कैलकुलेट करके देखो 14.5% आएगा, आधा आधा। दिस इज कॉल्ड एज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। बहुत आसान है, 14.5% का मेरे को खर्चा हो रहा है। अब आप सोचो अगर मैं इस बंदे से एडवांस ले लेता हूं तो मेरा उतना खर्चा बच जाएगा। ठीक है, 30 दिन तक वो पैसा फंसा हुआ रहता था, अब कितना फंसा हुआ है ये आपको निकालना पड़ेगा। रिसीवेबल्स 120 का 75% आपके एग्जिस्टिंग रिसीवेबल्स कितने, 120 का 75% आपका पैसा फंसा हुआ है। ठीक है ना, सॉरी 90 लाख का आपका क्रेडिट सेल्स है। तो मैं यहां लिख लिया मैंने कि मेरा क्रेडिट सेल्स जो है वो है 90 लाख का। ठीक है और अब मेरा डेटर टर्नओवर रेशियो, क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफिकली लिखा है क्या उसके बारे में? नहीं। 360 दिन ही लेना है कि कुछ ज़्यादा लेना है, कम लेना है? 360 ही लेना है। तो ध्यान दो, अब 360 डेटा टर्नओवर रेशो, एवरेज कलेक्शन पीरियड 30 दिन का आ रहा है, 360 डिवाइडेड बाय 30 अगर आप करोगे तो ये आएगा 12। तो आपका अब यहाँ पे आता है कि रिसीवेबल्स में कितना पैसा फंसा हुआ है। आपका रिसीवेबल में 7.5 लाख रुपए फंसा हुआ है। 7.5 लाख रुपए तो बहुत कम है यार, कितना लिखा है इन लोगों ने? 120 लाख का 75 इज 90 लाख, तो ये तो बहुत कम अमाउंट आएगी। 7.5 लाख रुपए का सेल्स आ रहा है आपका, मतलब रिसीवेबल्स आ रहा है, उसमें से हमको क्या एडवांस देगा, क्या तो बचाएगा? या तो वो 120 करोड़ होगा या 120 का कुछ और फिगर होगा। 1 करोड़ 20 लाख, 90 लाख का साल भर का सेल्स है, 30 दिन का एवरेज है। बात तो सही की पड़ रही है। 1 सेकंड होल्ड करो, मैं देखता हूँ कहीं कैलकुलेशन, मतलब इसमें मिस्टेक तो नहीं है क्वेश्चन में। अगर अमाउंट सेम है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। आपको तो वैल्यू उतनी ही दी हुई है, फिर क्यों ऐसा लिखा है कि ठीक है 7.5 लाख रुपए का रिसीवेबल आ रहा है, ऐसे ही लेके चलते हैं हम।
ठीक है, कहीं ऊपर नीचे लगा तो मैं आपको बता दूंगा क्या क्या कहाँ कहाँ चेंज करना है। तो 7.5 लाख रुपए हमारा फंसा हुआ है। लेकिन क्या हम बोल सकते हैं कि 7.5 लाख रुपए हमारा फंसा हुआ है? नहीं सर, इसके अंदर में प्रॉफिट पोर्शन इंक्लूडेड है। ये जो रिसीवेबल होता है, ये जो रिसीवेबल होता है, दिस इज वेरिएबल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट हमारा फंसा हुआ है ही नहीं। हमारा जो वेरिएबल कॉस्ट है वो है सर 80% ऑफ दिस अमाउंट। तो 7.5 लाख का 80% अगर आप निकालोगे तो वो आएगा 6 लाख रुपए। ये पैसा हमारा फंसा हुआ है, और ये पैसा हमारा साल भर फंसा हुआ है। जो 6 लाख रुपए ये लाए कहां से हमने? अब ध्यान दो, मैं बताता हूं। 6 लाख में से, ये आंसर का पार्ट नहीं है, 3 लाख और 3 लाख हमने इक्विटी से पैसा लाया, हमने डेट से पैसा लाया। एक सेकंड होल्ड करना। हमने ये 6 लाख रुपए इक्विटी का लगाया, 6 लाख रुपए डेट का लगाया, सॉरी 3 लाख रुपए इक्विटी, 3 लाख रुपए डेट का लगाया। ऑन एन एवरेज इस पे हमको कितना खर्चा हो रहा है? 14.5% का खर्चा हो रहा है। अब ध्यान दो एक और चीज, ये हम पहले देते आ रहे थे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब फैक्टरिंग की सर्विसेज लेने की वजह से होगा क्या? फैक्टरिंग की सर्विसेज लेने की वजह से 30 दिन जो पैसा फंसा हुआ रहता था वो अब 25 दिन ही पैसा फंसा हुआ रहेगा। यानी 5 दिन का आपको इस पे इंटरेस्ट और डिविडेंड के रूप में 14.5% का सेविंग होगा। सो यहां पे देखो एक और चीज की सेविंग आएगी, कॉस्ट ऑफ फंड्स इन रिसीवेबल्स। सो अगर आप ध्यान दोगे तो मैं सीधा सीधा यहां पे लिख सकता हूं 6 लाख पे 12.5 रिसीवेबल्स कितने आ रहे थे आपके? कॉस्ट ऑफ फंड्स इन, ये फंड्स इन रिसीवेबल कितना? 6 लाख। 6 लाख पे 14.5% का खर्चा साल भर उठाना पड़ता था, लेकिन 5 दिन से सेविंग होगी। तो आप क्या लोगे यहाँ पे? इनटू 30 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 360। 5 दिन सर 14.5% पर एनम खर्चा है, जिससे 360 से डिवाइड करोगे तो एक दिन का आएगा, मल्टीप्लाइड बाय 5 से करोगे तो 5 दिन का आएगा। 6 इंटू 14.5% इंटू 5 डिवाइडेड बाय 360, सो दैट गोज टू 0.0120। एक बार फिर से, अमाउंट बहुत छोटी आ रही है इसीलिए मैं थोड़ा सा डाउटफुल हूँ। 120 का 75% आपका क्रेडिट सेल्स है, लेकिन ये सारा का सारा क्रेडिट सेल जो है ये तो पैसा फंसा हुआ नहीं रहेगा। डिवाइडेड बाय 12 अभी, अच्छा 90 का 80% करता हूँ, 14.5% डिवाइडेड बाय 100, तो 10.44 इंटू 0.143 आ रहा है। ठीक है, इसको अभी ऐसे ही लो। 6 लाख रुपए आपका फंसा हुआ था, सो 14.5%, फिर भी साला अमाउंट कम लग रही है। एडवांस अमाउंट ग्रांटेड, अच्छा मैंने ना आंसर देखा है अभी। अब यहाँ पे एक दिक्कत है, इन्होंने 90 लाख रुपए, अच्छा बेटे समझ गया, इन्होंने पूरे के पूरे 90 लाख रुपए को रिसीवेबल्स माना है। यानी पहले ही दिन इतना सेल्स दे दिया और उसके हिसाब से आगे कैलकुलेशन किए हैं, जो कि हो रहा है गलत, पूरी तरह से गलत है। 90 लाख रुपए सर आपका अमाउंट नहीं है। ठीक है सर, तो लेके चलो, छोटी अमाउंट आएगी, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन ही वैसा बनाया हुआ है। तो आप सोचो 6 लाख रुपए पे
जो पहले 30 दिन तक पैसा देते थे अब 25 दिन तक ही देना है, यानी 5 दिन की सेविंग हो गई उस पर 14.5% की। तो वो आपने अमाउंट निकाल लिया और ये टोटल सेविंग्स आ जाएगी आपकी 1.35 प्लस 1.20 प्लस 1.08 प्लस 0.0120। तो ये सेविंग्स आ रही है सर आपकी 3.642 की। ठीक है, कमीशन हो गया। अब एडवांस की बात करते हैं। सामने वाला बंदा हमको एडवांस कितना देगा, जितना पैसा हमारा फंसा हुआ है उसका कुछ परसेंटेज हमको एडवांस देगा। सो रिजर्व कितना रखेगा सर, 12% का, और एडवांस बाकी पूरा दे देगा ना वो। ठीक है, अब देखो दो चीजें इसमें से माइनस होगी, लेस रिजर्व 12%, तो 6 लाख का 12% होता है 72,000, ये रिजर्व में चला गया। लेस कमीशन, हमेशा याद रखना वो कमीशन भी निकालेगा इस पे, और कमीशन वो चार्ज करेगा सर आपके सेल्स पे। अब यहाँ भी तो दिक्कत आएगी। अच्छा नहीं, ये यहाँ पे कैलकुलेट नहीं होगा, उसको वेरिएबल कॉस्ट से कोई लेना देना नहीं है, तो वो पूरा रिसीवेबल्स पे ही एडवांस देगा हमको। तो ये एडवांस की वर्किंग में यहाँ पे अलग से करता हूँ, एडवांस टू बी पेड। तो रिसीवेबल्स कितने थे हमारे, जो पैसा हमारा फंसा हुआ था 7.5 लाख, इसमें से वो कमीशन 4% का रख लेगा। कमीशन माइनस होता है एडवांस में, काटा जाएगा 0.30 का, इसमें से वो रिजर्व 12% का रख लेगा। सो 7.5 पे 12% 0.90। अब बाकी का पैसा वो हमको एडवांस दे देगा 7.5 माइनस 6.3 सॉरी 7.5 माइनस 0.30 माइनस 0.90, सो दैट 6.30 का वो एडवांस हमको देगा। अगर 6.30 का हमको एडवांस दे रहा है, कितने दिन पहले एडवांस दे रहा है सर, 25 दिन पहले एडवांस दे रहा है। अब 30 नहीं, 30 से 25 का डिफरेंस तो हमने ऑलरेडी सेविंग्स में ले लिया, अब 25 से 0 पे आ गया वो। 25 दिन का बाद जो पेमेंट करने वाला था वो अब हमको टाइम 0 पे ही दे रहा है। तो 25 दिन के लिए ये 25 दिन का पैसा साल भर के लिए एडवांस दे रहा है, ये चीज हमेशा याद रखना। 25 दिन का पैसा साल भर के लिए एडवांस दे रहा है। ठीक है, अब ये अगर उसने एडवांस दिया तो उस पर कितना इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, लिखा है यहाँ पे इंटरेस्ट चार्ज 15% का इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है वो हमको। हम सीधा सीधा लिख सकते हैं यहाँ पे 15% का इंटरेस्ट कितना होता है, साल भर का 15% लगा लो इस पे 0.945, ये हम ऊपर ले लेंगे। नेट बेनिफिट अगर आप देखोगे तो आपको नहीं पुराता ये 3.642 माइनस 3.60 का तो कमीशन है, माइनस 0.945, तो आपका आंसर जो आ रहा है ये है 0.903, यानी 90,000 का आपको पूरी सर्विसेज में नुकसान हो रहा है। थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा था, और अभी मैं अगर इंस्टीट्यूट का आंसर, इंस्टीट्यूट नहीं है तो बाहर से कहीं से क्वेश्चन है इसलिए उन्होंने गलती की, इंस्टीट्यूट के आंसर में इतना नहीं होता, बट इनके इसमें भी लॉस आ रहा है। PQ इनका कुछ लॉस 1,06,250 का है, अपना 0.90 का है, इन्हीं रीज़न की वजह से उन्होंने कुछ और ही फिगर ली है। तो नेट बेनिफिट निगेटिव में आने की वजह से हम क्या बोलेंगे, कंपनी शुड, PQR लिमिटेड ना, तो यहाँ मैं बोलूँगा कंपनी शुड कंटिन्यू विथ इन हाउस management of receivables as net benefit is negative। फैक्टरिंग का जो नेट बेनिफिट है वो नुकसान में आ रहा है, मतलब फायदा नहीं हो रहा हमको,
फैक्टरिंग के सर्विसेज लेके। बैड डेब्ट्स बचा लिया, एडमिन बचा लिया, कैश डिस्काउंट बचा लिया, कॉस्ट ऑफ फंड्स भी बचा लिया। इतना बचाने के बाद में भी कमीशन बहुत भारी पड़ गया हमको 3,60,000 का, जबकि 3.64 3,60,000 के आसपास तो सारे खर्चे बचे और उतना ही चला गया डिस्कमीशन में। फिर क्या, इंटरेस्ट और लग रहा है अलग से एडवांस में पैसा लेने की वजह से। तो ये सब चीज़ें हैं सर। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट द फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन इज। आंसर्स नोट डाउन कर लो। उसके बाद का एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्रिटिकल था ये भी। इसके बाद का ये क्वेश्चन आप होमवर्क ले लो, होमवर्क ही है। क्वेश्चन नंबर 2 या 1 हमने देखा ना, सॉरी क्या बोलते हैं 19 और 20 हमने देखा, वैसा ही ये क्वेश्चन है, नॉट अ बिग डील। तो इसी के साथ में सर मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स खत्म हुआ। कुछ क्वेश्चंस मैं ऐड ज़रूर करूँगा आपके लिए फैक्टरिंग की प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। उसके बाद में सर नेक्स्ट चैप्टर हमारा चालू होगा, यूनिट नंबर 5 है। गलती से 4 लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको आप करेक्ट करेंगे। अगर आपके इसमें करेक्शन नहीं है तो कुछ टाइम बाद मैं करेक्शन कर दूंगा। सो यूनिट 5 है मैनेजमेंट ऑफ पेबल। बहुत ही जल्दी हमारा खत्म हो जाएगा, आधे घंटे की बात है ये। 1 पेज 2 पेज 3 पेज खत्म। उसके बाद में एक ये फॉर्मूला है, ये भी टेक्निकल फार्मूला थोड़ा सा, तो उसके डेरिवेशन में नहीं जाएंगे हम। और उसके बाद एक क्वेश्चन दिया हुआ है और वो भी मैंने इसी में सॉल्व करके दे दिया, क्योंकि आपके मटेरियल में कुछ और ज़्यादा है ही नहीं। एंड उसके बाद में फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल शुरू होगा, कि वर्किंग कैपिटल के लिए लगने वाला पैसा हम कहाँ कहाँ से ला सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। यूनिट 5 और यूनिट 6 हम जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश करेंगे। 5वां एक लेक्चर लगेगा, एक लेक्चर या आधे घंटे का लेक्चर में यूनिट 5 खत्म होगा, और यूनिट 6 के लिए 2 लेक्चर और लग सकते हैं ऑन एन एवरेज। सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विथ यूनिट 5 मैनेजमेंट ऑफ पेबल्स। बाय बाय।